Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel dear students. फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 29 है आज हमारा. आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को भी हमने जो है वो अपने लेक्चर 28 में कवर कर लिया है और आज के लेक्चर में हम सेकंड कंडीशन को जो है वो डीपली जो है वो स्टडी करने वाले हैं ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली MCQ आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें. बाकी अगर आपने फर्स्ट कंडीशन नहीं देखी, वो लेक्चर नहीं देखा, तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, अब हम अपनी कंडीशन सेकंड कंडीशन को स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन. तो कहते हैं कि व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड. जब हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट कर रही हो और उन टॉर्क का हम वेक्टर सम ले लें, मतलब उन जो जितनी भी नंबर ऑफ टॉर्क्स थी हम उनको सम कर ले बाय हेड टू टेल रूल, तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो उस बॉडी के ऊपर जो टोटल टॉर्क होगी वो ज़ीरो होगी. तो ये इस तरह की कंडीशन हमारे पास सेकंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है. वंस अगेन डेफिनेशन को रिकॉल करूँ, एक बॉडी है उसके ऊपर टॉर्क्स एक्ट कर रही है. अगर उन टॉर्क्स को हम क्या करें कि उन सारी टॉर्क्स का हम सम ले लें, वेक्टर सम ले लें, तो रिजल्ट में हमारे पास कोई भी टॉर्क नहीं आएगी. नेट टॉर्क जिसको हम टोटल टॉर्क कहते हैं वो हमारे पास उस बॉडी के ऊपर ज़ीरो आएगी. क्यों आएगी उसकी भी हम रीज़न देखेंगे आगे. ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं. मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर हमारे पास इफ़ ये टॉर्क है, ठीक है, टोटल टॉर्क जिसको हम नेट टॉर्क करते हैं. इफ नेट टॉर्क इज द सम ऑफ टॉर्क्स T1 T2 T3 इंटू Tn, देन मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज. अब मैंने कहा जैसे कि एक बॉडी है उसके ऊपर n जो है वो टॉर्क्स एक्ट कर रही है, तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि n नंबर ऑफ टॉर्क जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही है. तो जो टोटल टॉर्क होगी जिसको हम टी नेट से शो करते हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं. देखें, टोटल टॉर्क जिसको हम नेट टॉर्क करते हैं वो किसके सम के इक्वल है. मतलब ये सारी टॉर्क को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास टोटल टॉर्क आती है. टोटल टॉर्क इस सब के इक्वल है. ठीक है, सम नहीं करते. टोटल टॉर्क जो है वो T1 T2 T3 इंटू Tn ये सब किसके इक्वल है, नेट टॉर्क के इक्वल है. लेकिन जब हमने सेकंड कंडीशन को पढ़ा तो उसने हमें कहा कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क जो है वो टॉर्क एक्ट कर रही हैं और जब आप उनका सम लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा. अब इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बजाय इसके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन कॉम्पैक्ट फॉर्म या इन सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको जो हम जब हम क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए लिख सकते हैं टी नेट इज़ इक्वल टू समीशन. इन सब का सम जो है हम एक इस साइन से शो कर देते हैं, समीशन I इक्वल टू 1 I इक्वल टू n. 1 से स्टार्ट लिया था, n नंबर ऑफ टॉर्क्स उस बॉडी पे अप्लाई हो रही थी T1 से लेकर n तक. ठीक है, तो यहाँ पे I J K आप कुछ भी लिख सकते हैं, I वेक्टर है. अब ये जो है हमारे पास वो क्वांटिटी है जिसका आप सम ले रहे हैं, तो समीशन ऑफ टी आई टॉर्क मतलब. ठीक है, तो वो किसी भी बॉडी पर एक्ट करे तो हमारे पास वो इक्वल टू ज़ीरो होते हैं. तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है. ठीक हो गया. इसको भी देखें मैथमेटिकली, जब किसी भी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ टॉर्क एक्ट कर रही है और जब हम उसका सम लेते हैं वेक्टर सम तो वो इक्वल टू ज़ीरो आता है. बस यही सेकंड कंडीशन है. इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास, अब देखें ना, जैसे कि हमने फोर्सेस के केस में जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें हमने क्या कहा था कि उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी ज़ीरो होंगे. जाहिर है जब नेट फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रही है, नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बॉडी की ज़ीरो है, तो उसके कंपोनेंट्स भी तो ज़ीरो होंगे, जब भी तो वो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है. ठीक है, इस चीज़ को हमने डीपली उधर स्टडी किया है. तो जो टोटल टॉर्क है, अब टॉर्क के केस में क्या हो रही है, हमारे पास दो तरह की रोटेशन हो रही होती है. एक क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है. ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास दो टाइप की रोटेशन जो है वो दो टाइप की रोटेशन होती है, क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है. ठीक है, तो अब हमारे पास इस सिचुएशन में टॉर्क जब ज़ीरो है, टोटल टॉर्क ही ज़ीरो है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी ज़ीरो होगी. तो यहाँ पे टोटल टॉर्क इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी जब हम सम लेंगे तो वो भी हमारे पास ज़ीरो होगी. ठीक है, मैं बता देती हूँ. क्लॉकवाइज टॉर्क का जो सम है प्लस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का जो जब हम सम लेंगे, इन दोनों की क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की रोटेशन का जब हम सम लेंगे तो वो इक्वल टू ज़ीरो आएगा. तो इस सिचुएशन में ये था. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं.
आपकी बुक में जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का इस तरह रेफरेंस नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए बनाया कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन आपके पास क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी देख लेते हैं। देखिए, आपने अपनी जो वॉल क्लॉक होती है आपकी, ठीक है, वो जिस तरीके से रोटेशन कर रही होती है ना, वो क्लॉकवाइज होती है। आप देखें ना, आपको नाम से ही पता चल रहा है क्लॉक, तो मैंने बनाई क्लॉक, एंड ये जिस तरह रोटेशन करे ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा आपके पास नेगेटिव होती है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये आपके पास इस तरीके से आ रही होती है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, ओके जी, ये इस तरीके से आप घड़ी को देखें ना, वो यहाँ से, अब फॉर एग्जांपल 12 o'clock है, यहाँ से आई। ठीक है, यहाँ 7 o'clock, मैंने इसलिए बनाया कि मैं मोस्टली इस टाइम पे वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव होती है। अगर आप यहाँ पर भी देखें, मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस तरीके की रोटेशन है। ठीक है, नेगेटिव से आ रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक हो गया जी, आप इसको भी देखें, यहाँ इस तरह आया। ठीक है, ये आपके पास रोटेशन इस तरीके से आई, और ये यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से देखें, ये नेगेटिव से आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा, मतलब घड़ी को उल्टा, घड़ी जब उल्टा रोटेट करे, तो पहले तो हमारी घड़ी इस तरह, हमारी घड़ी की जो सही रोटेशन है नॉर्मली वो इस तरीके से है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगी, डायरेक्शन एंटी उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, एंटी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। पहले हमारी घड़ी की रोटेशन इस तरह है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये उल्टा आएगा। इस तरीके से आपकी घड़ी की रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज जो होती है हमारे पास पॉजिटिव होती है। ये रिवर्स है किसका, क्लॉकवाइज रोटेशन का। और अब हमारे पास क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट आएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब तो बात कर लेते हैं ना कि हमने फर्स्ट कंडीशन को भी पढ़ा, सेकंड कंडीशन को भी पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में कि बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेज होती हैं, लग रही होती हैं, उन सब का सम जीरो के इक्वल होता है। सेकंड कंडीशन में बॉडी के ऊपर जितनी टॉर्क एक्ट हो रही हैं, वो नेट टॉर्क जो है वो उसका जीरो होगा। लेकिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम हमें किस केस में मिलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगा जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये विद एग्जांपल समझाऊंगी। कंप्लीट इक्विलिब्रियम यह है कि जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन का मतलब यह है कि जितनी भी फोर्सेज आपके पास लग रही हैं बॉडी के ऊपर, उनका जो सम होगा, वेक्टर सम, वो जीरो के इक्वल होगा। जिसका मतलब ये होता है कि बॉडी के ऊपर फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है, तो मतलब उसकी ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो जीरो होगी। ठीक है, मतलब ना वो इधर की तरफ घूम सकता है, ना आगे पीछे घूम सकता है, आगे ना पीछे घूम सकता, ना आगे की तरफ घूम सकता है, ना पीछे की तरफ। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड इस तरह होती है कि जो देखें, व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड कब होगी, दिस मीन्स डैट देयर इज नो नेट फोर्स, कोई नेट फोर्स नहीं होगी बॉडी के ऊपर एक्ट करने के लिए। ये शो करता है कि हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो, ट्रांसलेशनल मोशन जो है हमारे देयर इज नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में उसमें मतलब ट्रांसलेशन मोशन नहीं आ रही, तो हम इसलिए इसको कह सकते हैं देयर इज नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये अपनी बैलेंस स्टेट में ही है। ठीक हो गया, ये अपनी बैलेंस स्टेट में, मतलब जिस स्टेट में था उसी में इसने कोई चेंज नहीं किया, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस भी जीरो है, क्योंकि ना आगे की तरफ रोटेट हुआ, ना रोटेट नहीं सॉरी आगे की तरफ ना गया, ना पीछे की तरफ गया, तो इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुई। दैट इज वाई वी राइट इट हियर, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन मीन्स टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि बॉडी के ऊपर जितनी टॉर्क एक्ट हो रही हो वो उनका सम जो है हमारे पास जीरो हो, यानी नेट टॉर्क जो है वो बॉडी के ऊपर जो है नेट टॉर्क जो है उसकी वैल्यू जो है वो सारी टॉर्क को जो आप प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो वो टॉर्क जो है नेट टॉर्क बॉडी की जीरो आएगी। इसका मतलब कि बॉडी ने कोई रोटेशन नहीं की। अब टॉर्क का मतलब रोटेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब देयर इज नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उस बॉडी के अंदर कोई रोटेशन ही नहीं आई, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। और एक्सेलरेशन भी ज़ाहिर है रोटेट नहीं हुआ, आगे उसने कोई मतलब उसने कुछ रोटेशन नहीं की, तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस, अब किस तरह हम इसको एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहें। ठीक है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम आप देखते हैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम को जो है अच्छे से यहाँ पर डिफाइन करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, बल्कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखें, कपल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि कपल क्या होता है। कपल बेसिकली दो ये हमारे पास दो फोर्सेस से जो रोटेशन कॉज होती है, उस टाइप
की फोर्सेस को हम कपल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। जब दो फोर्सेस मिलती हैं तो वो जिस टाइप की मोशन जो हमारे पास क्रिएट होती है वो हमारे पास रोटेशनल मोशन होती है, ठीक है। तो वो फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, उन फोर्सेस की क्या कंडीशन है, वो दो फोर्सेस होती हैं इक्वल और अपोजिट उनकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है, वो दोनों एक डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक दूसरे से जो है वो सेपरेटेड होती है। मतलब जब आप गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखें ना तो वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। मैं मतलब इस तरह अब कुछ बना लेती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, एक हाथ आपका ऊपर की तरफ होता है एफ, ठीक है, और दूसरा हाथ आपका नीचे की तरफ, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही तो नेगेटिव फोर्स, ठीक है। ये एफ ए कह दें इसको, और ये आपके पास एफ बी है। क्योंकि ये अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव आएगा। इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस है। अब ये स्टीयरिंग व्हील का ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अलोंग जो आपकी बॉडी जो है वो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ से इस एक्सिस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर ए हो जाए, एफ आर बी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर ए हो जाएगा। तो देखें ना, दो फोर्सेस थी, दोनों फोर्सेस का यहाँ पर ये एफ बी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस थी, ठीक है, दो फोर्सेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की या ऑपोजिट डायरेक्शन की, दोनों एक खास डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक दूसरे से अलग हैं। तो इस तरह की फोर्सेस हमारे पास कपल फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कपल समझाना था तो इसीलिए मैंने बताया। इन केस ऑफ कपल वी सीन दैट द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। देखें, कपल के केस में क्या होता है कि जब हम हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं ना, और दो फोर्सेस का इक्वल एंड ऑपोजिट जो है वो डायरेक्शन होती है। तो अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एफ जो कि मैंने आपको बताया भी है, एफ एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस एफ, ठीक है। तो दो फोर्सेस थी, एक पॉजिटिव वाली और एक जो डाउनवर्ड अपवर्ड जो एक्ट करी थी वो एफ थी, और जो डाउनवर्ड एक्ट करी थी माइनस एफ थी। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो हमने उधर पढ़ा भी था कि जो नेट फोर्स होगी, जो फोर्स होंगी, ठीक है, वो हमारे पास कपल के केस में उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि उसमें टॉर्क इन्वॉल्व है तो उसमें कपल रोटेशन आएगी। तो फोर्सेस को देखें ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जस्ट पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट करूँगी प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है टोटल इन दोनों फोर्सेस का सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। बट स्टिल क्या होता है कि ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये तो रोटेट कर जाता है, क्यों रोटेट कर जाता है, बट स्टिल द ऑब्जेक्ट हैज़ टेंडेंसी टू रोटेट, क्योंकि वहाँ टॉर्क भी तो होता है ना। कपल का क्या मतलब है, कपल का तो मतलब ही रोटेशन है ना। बेशक दोनों फोर्सेस का सम जो है वो ज़ीरो है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे टॉर्क इन्वॉल्व है, टॉर्क का काम तो रोटेशन है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक फर्स्ट कंडीशन को भी उसने सेटिस्फाइड कर दी कि जो बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस हैं वो ज़ीरो होंगी। सेकेंड कंडीशन ये है, but still the object has tendency to rotate, therefore the object is not in equilibrium, और ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जाहिर है जब वो रोटेट कर जाएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन, हेंस वी कैन नॉट से दैट द बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड ठीक नहीं होंगी, ठीक है। पहली फोर्स नेट फोर्स ज़ीरो थी, लेकिन नेट फोर्स के ज़ीरो होने के बावजूद भी बॉडी ने तो रोटेट किया ना, तो इसका मतलब कि वी कैन नॉट से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें मैंने आपको समझाया कि इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन क्या होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है, ठीक है। और आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस चैप्टर के ऊपर जो आप हमें वीडियो बना के दें तो मैं उस पर भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।